हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन का एप्लीकेशन फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। इसका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब जिल्डाल मेथड का प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी होता है, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में रिएक्शन किसके बीच होगा? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, इसके द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग यहाँ पर लिखें एसिडिक पार्ट, यानी यहाँ पर रिएक्शन होगा एसिडिक पार्ट प्लस बेसिक पार्ट। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एसिडिक पार्ट में क्या क्या हो सकता है? तो एसिडिक पार्ट में हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक एसिड, ठीक है, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक पार्ट में क्या क्या हो सकता है? तो बेसिक पार्ट में हो सकता है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बेसिक साल्ट, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड बेसिक मेटल। ठीक है, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, चाहे एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, ये सब भी हो सकता है, और ये सब कंबाइन हो सकता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन प्रॉब्लम बनाने के लिए एक रटा रटा फॉर्मूला जो बुक में दिया रहता है, वहां पर हम लोग लिखते हैं N1P1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं करना है। हम लोग को क्या अप्लाई करना है कि जो भी एसिडिक पार्ट इसमें रिएक्ट कर रहा है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। और कभी कभी क्या होगा कि एक से ज्यादा एसिडिक पार्ट होगा और एक से ज्यादा बेसिक पार्ट होगा, तो हम लोग ये लिखेंगे समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। ठीक है, तो यहां से किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग बना सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, ठीक है, ये अलग वीडियो में बतला चुके हैं, तो जो लोग का पढ़ना चाहो तो मिली इक्विवेलेंट का वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये काफी आसान होगा प्रॉब्लम बनाने के लिए। देखो, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक एसिड होगा, तो इससे डायरेक्ट H प्लस मिलता है, तो ये तो पता चल जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक साल्ट, बेसिक ऑक्साइड। देखो बेसिक मेटल कौन कौन होगा, तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट और सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, इट इज बेसिक मेटल। एसिडिक मेटल कोई नहीं होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। जैसे एसिडिक ऑक्साइड के फॉर्म में CO2 दिया हुआ सकता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, P2O5 हो सकता है, etc। एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट कैसे पहचानेंगे? तो टाइप्स ऑफ साल्ट के लिए भी अलग से वीडियो बना हुआ है, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि किस नेचर का साल्ट होगा। ऐसे बतला देते हैं फिर से कि एसिडिक साल्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो एसिडिक साल्ट पहचानने का तरीका क्या होता है? जैसे NaCl को हम लोग को पता करना है कि किस प्रकार का साल्ट है। एक तरीका ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होता है तो उसको हम लोग न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होता है तो उसको हम लोग एसिडिक साल्ट बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होता है तो उसको हम लोग बेसिक साल्ट बोलते हैं। लेकिन पता करने का जो सही तरीका है
जिससे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया का ही प्रॉब्लम बनाएंगे। तो NaCl को पता करना है। तो NaCl में Na+ और Cl- का कोई रोल एसिडिक प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी के नहीं होगा। ठीक है, NaCl को जैसे ही हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो कभी भी NaOH और HCl नहीं बनता है। NaCl को जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वहां पर Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। Na+ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, Cl- वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि वाटर प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट के फॉर्म में और वाटर डिसोसिएट करेगा H+ और OH- के फॉर्म में। ठीक है, इसलिए वाटर के द्वारा जितना H+ मिलता है उतना ही OH- मिलेगा। जितना H+ का मीन्स हो गया कि H+ का वैल्यू 10⁻⁻7m मिलता है, OH- भी 10⁻⁻7m मिलता है, इसलिए pH का वैल्यू कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो देखो ये बतला चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन हो और स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन, ध्यान देना, और स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन, ये दोनों न्यूट्रल होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कितना होगा? तो 7 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होगा? तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप का जो बेस होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा जो एनायन मिलेगा और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा केटायन मिलेगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी एनायन कहीं पर भी मिल जाए वो बेसिक हो जाएगा, और कोई भी केटायन मिल जाए तो उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना होता है कि Na+ का Cl- का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, लेकिन अगर एसीटेट आयन हो तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, Cl- हो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, बेंजोएट आयन हो उसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, NH4+ हो, Fe+3 हो, Fe+2 हो, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि किसका हाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद हम लोग उसका नेचर पता कर सकते हैं। जैसे जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई ऑक्साइड दिया हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है, तो उसका भी हम लोग नेचर पता कर सकते हैं। Ca+2 न्यूट्रल नेचर का होगा, ऑक्साइड आयन का नेचर बेसिक होगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है तो Mg+2 का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, ऑक्साइड आयन का नेचर बेसिक होगा। लिथियम ऑक्साइड दिया हुआ है तो Li+ का नेचर न्यूट्रल होगा और ऑक्साइड आयन का नेचर बेसिक होगा। तो हम लोग वहां से पता कर सकते हैं। तो देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है और इसका नेचर पता करना है, तो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, Ca+2 और कार्बोनेट आयन। Ca+2 का नेचर न्यूट्रल होगा और कार्बोनेट आयन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट कैसा नेचर हो गया? एक बेसिक साल्ट हो गया। NH4Cl दिया हुआ है, NH4Cl में देखोगे कि Cl- NH4+, Cl- इज न्यूट्रल और NH4+ कैसा होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पर NH4+ सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा और NH4OH और H+ का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली कार्बोनेट आयन को देखोगे तो कार्बोनेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर H2CO3 और OH- का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 2OH- इस फॉर्म बनेगा। तो ड्यू टू OH- इसका नेचर कैसा हो गया? बेसिक हो। इसी फॉर्म में अगर हमारे पास सोडियम हाइड्राइड दिया हुआ है तो इसका भी नेचर पता कर सकते हैं। सोडियम हाइड्राइड Na+ is neutral in nature, hydride ion basic in nature. Hydride ion when reacts with water then it produced H2 and OH-. तो यहां से पता कर लेंगे। सोडामाइड अगर दिया हुआ है, NaNH2 दिया हुआ है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है। सोडामाइड काफी पॉपुलर रिएजेंट है। Na+ और NH2-, तो Na+ इज
न्यूट्रल इन नेचर, एमाइड इज बेसिक इन नेचर। एमाइड आयन कैसे बेसिक होगा? तो एमाइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और इसके द्वारा फॉर्मेशन होगा NH3 और OH माइनस का। तो हम लोग यहां से पता कर लेंगे। उसी फॉर्म में अगर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम लोग लिखते हैं RMgX। इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो एक्चुअली ये क्या है, यहाँ पर Mg पर +2 चार्ज होता है, Cl पर -1 और मिथेनाइड आयन पर -1। तो ये मिथेनाइड आयन है, तो Mg +2 न्यूट्रल होगा, Cl माइनस न्यूट्रल होगा। यहाँ पर मिथेनाइड आयन बेसिक होगा, तो CH3 माइनस ये वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा CH4 और OH माइनस। तो CH माइनस का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नेचर कैसा होगा? इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है, तो हर जगह हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर पता करना हो, CaOCl, इस फॉर्म में लिखने का सही तरीका है। तो Cl माइनस न्यूट्रल है, Ca+2 न्यूट्रल है, OCl माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। एनायन है और एनायन दिया हुआ रहेगा OCl माइनस, इसका नेचर कैसा होगा? इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है, तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी का भी नेचर एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा, न्यूट्रल कब होगा। ये हम लोग किसी भी साल्ट के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। देखो काफी एक सिंपल प्रॉब्लम इस पर दे रहे हैं। A solution contains 10 mole NaCl and 10 mole Na2CO3. Calculate the weight of H2SO4 needed for this reaction। ठीक है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ, उसमें 10 मोल NaCl है, 10 मोल Na2CO3 है। तो कितना वेट H2SO4 का रिक्वायर्ड होगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए? देखो ध्यान देना है इसमें कि जब भी रिएक्शन होता है तो ये एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट के बीच होता है। अगर एसिडिक पार्ट को हम लोग A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिक पार्ट B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूट्रल पार्ट इसको N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिएक्शन केवल A और B के बीच होगा, एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट का। एसिड बेस टाइट्रेशन में केवल एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट के बीच ही रिएक्शन होगा। किसके किसके बीच नहीं होगा? तो एसिड का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा, बेस का बेस के साथ रिएक्शन नहीं होगा, एसिड का न्यूट्रल के साथ रिएक्शन नहीं होगा, बेस का न्यूट्रल के साथ रिएक्शन नहीं होगा एसिड बेस टाइट्रेशन में, और न्यूट्रल का रिएक्शन न्यूट्रल के साथ नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होने का 5 कंडीशन है, रिएक्शन होने का एक ही कंडीशन है। तो हम लोग को केवल ये ध्यान देना है कि रिएक्शन किसके बीच हो रहा है। ठीक है, तो एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। और एक से अगर ज्यादा दिया हुआ रहेगा तो समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट।
तो देखो एक सॉल्यूशन दिया हुआ उसमें 10 मोल इनिशियल दिया हुआ, 10 मोल Na2CO3 है, तो Na प्लस भी न्यूट्रल है, Cl माइनस भी न्यूट्रल है, इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया पूरा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। Na2CO3 Na प्लस न्यूट्रल होगा, कार्बोनेट आयन बेसिक हो जाएगा, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट रिएक्ट करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ये लिखेंगे। इसका 10 मोल दिया हुआ है, मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, मोल को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसका वैलेंस फैक्टर 2 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका वेट निकालना है, वेट के टर्म में मिली इक्विवेलेंट देखना है, तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट 49 बाय 1000, तो यहाँ से वेट निकाल, ठीक है, तो वेट निकाल कर यहाँ से प्रॉब्लम हम लोग बना लेंगे। तो ऑलवेज टेक अटेंशन कि समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट बराबर करना है समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट का। कभी कभी क्या होगा प्रॉब्लम में एक से ज्यादा बेसिक पार्ट चाहे एक से ज्यादा एसिडिक पार्ट दिया हुआ रहेगा, तो अगर एक से ज्यादा एसिडिक पार्ट होता है और एक से ज्यादा अगर बेसिक पार्ट होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एक से ज्यादा मिली इक्विवेलेंट को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कहेगा कि ये सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम NaOH and 5.3 ग्राम Na2CO3, calculate volume of 0.5 m H2SO4 needed for complete reaction, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर NaOH इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, Na2CO3 के साथ। NaOH और Na2CO3 दोनों मिलाकर H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, तो देखो ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड ये जो दिया हुआ है बेसिक साल्ट है, यानी ये भी बेसिक और ये भी बेसिक है। तो बतलाए थे कि समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट। बेसिक पार्ट दो है इसमें, तो हम लोग लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ये बराबर करेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट, और एसिडिक पार्ट की जगह पर H2SO4 दिया हुआ है। मिली इक्विवेलेंट का सेपरेट वीडियो है, ठीक है, तो उसको देख लेना है सब लोग को। और इसका मिली इक्विवेलेंट वेट से कैसे निकालते हैं, तो 4/40 मल्टीप्लाई 1000, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 5.3, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10653, 2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू, यहाँ देखो वॉल्यूम निकालना है, तो मिली इक्विवेलेंट का वॉल्यूम के टर्म में क्या इक्वेशन होगा, तो वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पर इक्वेशन होगा 0.5 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एसिड बेस टाइट्रेशन का जितना ही प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा उसका लैंग्वेज समझना, प्रॉब्लम में क्या कर रहा है ये ध्यान देना है, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और अगर ये पता कर लेते हैं तो फाइनली एक ही चीज करना है कि समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट, समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। मिली इक्विवेलेंट का यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही डिटेल मिली इक्विवेलेंट का जो वीडियो अपलोड है उस पर देख सकते हो। तो मिली इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, देखो इसका कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा मोलरिटी अगर दिया हुआ रहेगा तो वैलेंस फैक्टर मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, अगर वेट दिया हुआ रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000
यहाँ से बना सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मिलीमोल दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ मिलीमोल मल्टीप्लाई वैलेंस फैक्टर। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो मोल मल्टीप्लाई 1000 मिलीमोल हो गया मल्टीप्लाई वैलेंस फैक्टर। तो और भी तरीका होता है मिली इक्विवेलेंट निकालने का। ठीक है, ध्यान देना कि अगर एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि एक का जितना मिली इक्विवेलेंट होगा दूसरा का मिली इक्विवेलेंट उतना ही होना चाहिए, तभी वो रिएक्ट करेगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है कि एक से ज्यादा स्पेसिस से H+ मिलता है और एक से ज्यादा स्पेसिस से OH- मिल सकता है। तो वहां पर हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+ इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH-। उसी को आसान करने के लिए हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिडिक पार्ट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक पार्ट। ठीक है, तो आशा है कि इस मेथड का एप्लीकेशन करके इसका और उसके बाद जो मिली इक्विवेलेंट का वीडियो है, ठीक है, मिलीमोल का भी देख सकते हो, कभी कभी वो भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी इजीली प्रॉब्लम बना सकते हो। इसके लिए कोई अलग से फार्मूला रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू।